नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले आपका CGPDTM मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है भैया, उसमें स्कोर्स तो आपको बताया ही नहीं है। ये तो बड़ी मज़े की बात है, आपका स्कोर नहीं बताया। दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। सबसे पहली चीज़, आपका स्कोर कार्ड नहीं बताया गया। क्या वजह है, क्यों नहीं बताया गया, आगे फर्दर बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, उसके बारे में भी इन्होंने क्लियर वहाँ पर लिख दिया है कि हम स्कोर कार्ड नहीं बताएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो RL लिख के आ रहा है रिज़ल्ट लेटर, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के उसमें आपके रिज़ल्ट में आया है। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकता है, रिज़ल्ट लेटर इसके पीछे का क्या रीज़न है कि ये क्यों लिख के आया है, और इनका आगे रिज़ल्ट ये देंगे भी या नहीं देंगे, या इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे उसके बाद देंगे, क्या है नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हमें डिस्कस करना है कि हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज़ इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक 50 क्वेश्चन का एक गाइड दिया हुआ है, आप उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। स्कोर कार्ड या अपना रिजल्ट जो कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब जिन्होंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। पहली चीज़ तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हाय तौबा नहीं मचाना है कि हाय मेरा नहीं हुआ, हाय मेरा नहीं हुआ। CGPDTM आपकी लाइफ से बढ़ कर के नहीं है, आपकी लाइफ सबसे बढ़ कर के है। CGPDTM नहीं हुआ, देखो अब इसके लिए रोना धोना नहीं है, इन्जॉय करो, मस्त जितना इन्जॉय कर सकते हो करो। मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ, लेकिन कभी इस तरह का, कभी मेरा मतलब रिजल्ट को लेकर के मुझे लगता था अरे ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, जाने दो, देखा जाए, कुछ और करेंगे। ठीक है ना। कभी भी कुछ इस तरह का आपको नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप सोचिए चलो अच्छा एक काम करते हैं, अब नहीं हुआ, अब एक काम करते हैं, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, चलो कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, ट्राई करते हैं, 1 महीने 2 महीने करने में क्या जा रहा है। चलो अच्छा वो भी नहीं करते हैं, चलो एक काम करते हैं, चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ आइडिया सोचते हैं क्या किया जाए, कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे सारी चीज़ों को फॉलोअप किया जाए, उसके बारे में सोचिए। अगर आपको लग रहा है चलो मुझे बिज़नेस नहीं करना, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करी है, उसको सुधारिए, इम्प्रूव करिए, वापस से तैयारी करिए। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सपोज़ आपकी एज हो गई है, अब क्वालिफाई मान लीजिए आप उसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, फ्यूचर में अगर वैकेंसी आती है आप इसके लिए मान लीजिए एलिजिबल नहीं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी लाइफ जो है इसकी वजह से रुक जाएगी, या वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगी, या वो आगे अपनी लाइफ में बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ थोड़ी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए, देखिए, विचार करिए क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और तुरंत स्किप करिए, मतलब कि मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, इसको छोड़िए। जो हो गया, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगर आपको वो भी लग रहा है मुझे तैयारी नहीं करनी, मुझे चिल मारना है, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, जो करना है वो करो। ठीक है। और उसके बाद वापस से फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और अगर आपको लग रहा है पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पढ़ाई बंद करनी, मुझे बिज़नेस करना, तो भाई बिज़नेस शुरू कर दो। ठीक है। तो घबराना नहीं। अब बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स का जिनका मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगता है जब कैंडिडेट्स अपने स्कोर कार्ड भेजते हैं और वहाँ पर लिख के आता है क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्ज़ाम, क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। तो आप सारे कैंडिडेट्स का मैंने रात में लिंक शेयर किया था टेलीग्राम पर, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट शेयर किया है, उन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आपको कैसे तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आप देखिए, आपके पास स्कोर कार्ड आया होगा, आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह का आपके सामने आया होगा, अभी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, आपने डाउनलोड किया होगा, आपको इस तरह का रिजल्ट मिला होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ क्या है, स्कोर कार्ड। ठीक है। प्रीलिम्स का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ था स्कोर कार्ड, यहाँ नीचे लिखा हुआ था स्कोर कार्ड, लेकिन वहाँ पर स्कोर या आप बोल सकते हैं आपके मार्क्स क्लियरली मेंशन थे। ठीक है। सब्जेक्ट लिखा हुआ था, मार्क्स लिखा हुआ था, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ था क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये स्कोर कार्ड, लेकिन स्कोर हमें दिया ही नहीं है। ये कैसा स्कोर कार्ड है, सिर्फ क्या लिख दिया है रिमार्क्स में, स्टेटस क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। बंदे को मार्क्स पता ही नहीं है, वो हुआ है नहीं हुआ, उसने कितना किया, वो कह रहा है मैं सर अटेम्प्ट करके आया हूँ, और यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जो इनका एक तरह का जो ये प्रोसेस है, मेरे हिसाब से फेयर नहीं है।
आपको बच्चे के मार्क्स ज़रूर बताना चाहिए कि उसने कितना स्कोर किया है, तब तो हम मानेंगे कि भैया आप ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हो। अदरवाइज़ कैसे माने? अब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप स्कोर दोगे, तब हम क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे क्या? तो स्कोर का तब हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें स्कोर अभी जानना है, भाई मेरा स्कोर अभी कितना आया है, उसकी बाद में हमें क्या ज़रूरत है? जब हमारा मान लीजिए फाइनल लिस्ट में मान लीजिए नाम ही नहीं आया, उसके बाद आप दे रहे हैं, लो भैया तुम्हारा स्कोर आया, उसका हम क्या करेंगे बाद में? या मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो भी गया और तब हमें आप स्कोर दे रहे हो, लो भैया इतना स्कोर आया है, ठीक, तब हम क्या करेंगे? अभी जो कैंडिडेट्स रिजल्ट के टाइम पे जो क्यूरियोसिटी रहती है ना कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने इतना स्कोर किया, एक एक मार्क्स चेक करते हैं, एक एक अपना क्वेश्चन चेक करते हैं, मैंने इतने नंबर का किया, इतने, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, वो सब कहाँ है? कुछ है ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयर नहीं है। ये आपको फेयर अगर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपको हर एग्ज़ाम के जितने स्टेज हैं उसके साथ तुरंत का तुरंत आपको मार्क्स देने हैं। जैसे कि आपने प्रीलिम्स में तो मार्क्स दे दिया लेकिन कट ऑफ नहीं बताया। अब यहाँ पर मेंस की बात आई तो मेंस 1 का आप 2 दिन पहले आप वो दे रहे हो, क्या बोलते हैं, फाइनल आंसर की, जो ऑलरेडी दे चुके हो उसको देने का कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं। लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करना, कोई मतलब ही नहीं उसका आंसर की देने का, लेकिन वहाँ पर अपलोड कर दिया इन्होंने कि लो भैया हमने आंसर की भी हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। स्कोर कार्ड इन्होंने दिया नहीं है। और यहाँ पर देखिए सबसे मज़े की बात क्या है कि इन्होंने पॉइंट नंबर 5 में मेंशन किया है, क्लियर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है, नो सेपरेट इंटीमेशन अबाउट द स्कोर कार्ड शैल बी इशूड। मतलब कि स्कोर कार्ड के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं। नहीं बताओगे मत बताओ, हम आरटीआई करेंगे, आरटीआई से लेंगे तुमसे जानकारी, देखते हैं कैसे नहीं बताओगे, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम दिए हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, कितने नहीं हुए, इसके लिए मैंने आरटीआई किया था। उस आरटीआई को किए हुए ऑलमोस्ट 30 डेज से ज़्यादा हो गया, अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। वो मैंने किया था सीजीपीडीटीएम ऑफिस को, अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया उन्होंने कि कितने कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज और कितने कैंडिडेट्स ब्रांच वाइज अपीयर हुए। हर ब्रांच का डेटा मांगा था, अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं क्या इनका जो वर्किंग कल्चर है, आप समझ सकते हैं किस तरह का है, ठीक है। तो अभी स्कोर कार्ड की बात करते हैं, ये अभी नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ हम आपको क्लियर बता देते हैं, जो आपका ये स्कोर कार्ड है, ये आपको स्कोर कार्ड देंगे, 100% देंगे। कब देंगे? इंटरव्यू के बाद। कब देंगे आपको ये? इंटरव्यू के बाद। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, आपका जो कट ऑफ है ये आपका कब आएगा? प्रीलिम्स का भी कट ऑफ शायद नहीं बताया इन्होंने, है ना, मेंस का भी इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया, पेपर 1 का भी नहीं, प्लस पेपर 2 का भी नहीं। तो ये जो आपका है कट ऑफ, ये आपको कब देंगे? ये आपको देंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, या हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट के टाइम पर आपको स्कोर दे दें और साथ में कट ऑफ भी दे दें। क्योंकि आप देखिए एनटीए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्या करता है, जब एग्ज़ाम पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या उसके बाद आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद ये रिलीज़ कर देते हैं कट ऑफ कि लो भैया इतना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो हो सकता है ये मेरिट लिस्ट जब आपकी आ जाए फाइनल मेरिट लिस्ट, तब आपको स्कोर भी बता दें, तब आपको कट ऑफ भी बता दें। अभी हाल फिलहाल के लिए स्कोर्स नहीं बता रहे, ठीक है। अब आगे आती है, बात करते हैं जो आपका रिज़ल्ट लेटर, ये जो आ रहा है रिज़ल्ट लेटर, ये क्यों आ रहा है? देखिए इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है आपकी कॉपी अभी तक चेक नहीं हुई हो, ठीक है, अभी तक आपकी कॉपी ही नहीं चेक की हो। लेकिन क्या है कि इनके डंडा हो रहा था ना कि रिज़ल्ट अपलोड करो, रिज़ल्ट अपलोड करो। कब अपलोड करना था? मार्च के 3rd वीक में। रिज़ल्ट इन्होंने अभी तक अपलोड किया नहीं था, तो इन्होंने कहा एक काम करो, जिसका जिसका हो गया है उसको रिज़ल्ट अपलोड करो और जिसका नहीं हुआ है उसका रिज़ल्ट लेटर करके मेंशन कर दो, बस इतना। और यहाँ देखिए इन्होंने इसमें क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है RL मीन्स रिज़ल्ट लेटर, बस। अब क्यों है, क्या है, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि ये है क्यों, बस रिज़ल्ट लेटर। कब दोगे भाई? इंटरव्यू के बाद दोगे, जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद दोगे, कब दोगे? कुछ अता ही पता नहीं है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट लेटर देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि उन्होंने आपकी हो सकता है अभी कॉपी चेक नहीं की हो सकता है कॉपी नहीं चेक की हो, तो उन्होंने यही कि फंडा अपनाया होगा कि भैया हमें मार्च तक अपलोड करना था, जिसका आ गया अपलोड कर दो, जिसका नहीं आया छोड़ो, RL लिख दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आप लोग जिसका भी रिज़ल्ट लेटर है, आप एनटीए को कॉल करिए, एनटीए को मेल करिए, पूछिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कब दोगे मेरा रिज़ल्ट, और क्वालिफाई है नहीं है कुछ तो बताओ, ताकि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें।
अब तुम हमें दोगे 2 दिन पहले, लो भैया तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया, तुमने क्वालिफाई किया, तुम्हारा कल इंटरव्यू है, तो ऐसा नहीं होता। आप उनको कॉल करिए, और नहीं हो समझ में आ रहा, आप आरटीआई डाल दीजिए कि ये ऐसा ऐसा है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, काइंडली स्पेसिफाई द रीज़न। वो रीज़न आप बताइए, और इसके साथ साथ काइंडली स्पेसिफाई द स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस, आप क्वालिफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, सारी चीज़ें आप उनसे आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। अदरवाइज़ आप एनटीए को कॉल करिए, मेल करिए, उनसे पूछिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, जो ये इंटरव्यू, अब आपका लास्ट फेज़ है इंटरव्यू। अभी तक तो आपने बाजी मार ली, अब असली लड़ाई यहीं पर है, फाइनल अब आपको खेलना है। अभी तक तो नॉकआउट चल रहा था, अब फाइनल है, अब ये आपको फाइनल खेलना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हीरो बनने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। और ये चेहरे से झलक जाता है, दिख जाता है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। अपने आप को 30 मार कहाँ, तुर्रम कहाँ समझ रहे हो, वो चेहरे से समझ में आ जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको आता है, बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम पोलाइटली बात करिए, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहिए, हम्बल रहिए, प्यार से बात करिए, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरव्यू में। और जो आपका एरोगेंस रहता है ना, वो नहीं दिखना चाहिए। आप जाइए प्रॉपर बढ़िया वेल ड्रेस्ड हो करके, और इन्हीं चीज़ों से ही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यूअर देखेगा, वो देखते ही बोल देगा कि चलो ये बंदा है, अपने मतलब का दिख रहा है, चलो इससे कुछ इसका नॉलेज ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एग्ज़ाम दे लिया है, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है ही है, और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इंटरव्यू का आपको गाइड दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको इस एग्ज़ाम में, IPR। ये तो भैया पढ़ के जाओ, रट के जाओ, ये यहीं से हो सकता है तुम्हारा डोमेन से कुछ पूछे ही ना, ये यहीं से पूछ ले, क्योंकि आप जो जॉब करने जा रहे हो, जॉब ही आपका यही है। तो हो सकता है कि वो आपसे आपके डोमेन का कुछ भी ना पूछे, लेकिन IPR तो ज़रूर पूछेगा 110%। तो आप IPR जितना ज़्यादा से ज़्यादा रट के जा सकते हैं, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पूरा का पूरा IPR, अभी जब तक आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आ रहा है, डेट वगैरह नहीं आ रही, भाई आप अपना सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर देना है, उसको 1-2 घंटे दो, 3 घंटे दो, क्योंकि आप उसका एग्ज़ाम दे चुके हो, आपने ऑलरेडी पूरा पढ़ा होगा, पूरा रिवाइज़ किया होगा, तो उसको आप 1-2 घंटे दो। ये भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करो। कोई ऐसी चीज़ है जो छूटी ना हो, मतलब छूटने ना पाए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखिए, आपको सबसे पहले पूरा पेटेंट एक्ट आना चाहिए, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन एक्ट। ये तो आपको एटलीस्ट ये 4, भले आप पूरे ना पढ़ पाओ, लेकिन ये 4 ज़रूर पढ़ के जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। GI के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, उसके बारे में पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, WIPO, नेशनल IP पॉलिसी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज़, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं इंटरव्यू के लिए। आपको अगर लग रहा है SI/CLD एक्ट नहीं पढ़ना, छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। PPR, PPV एंड FR, फार्मर्स राइट्स एक्ट, अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना, उसको भी छोड़ दो। मेन जो मेजर जो आपके एक्ट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन एक्ट। ये 4 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ ट्रिप्स, WIPO, इंश्योरेंस, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो पॉलिसी आई थी आपका 2016 में, वो पूरी पढ़नी है। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। WIPO के साथ साथ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और कोशिश करिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़िए, और IPR से रिलेटेड देखो। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको IPR आता है, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप नहीं बोल पा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा। मेन मैटर करता है नॉलेज कितना है आपके पास, नॉलेज कितना, आपको ज्ञान कितना है अपने सब्जेक्ट का, IPR का, ठीक है। और देखिए, अगर इंटरव्यू जैसा कि उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में होगा, ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलते बन रहा है, तो आप क्लियरली बोल दीजिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप हिंदी में बोल दीजिए, दैट्स इट। आपको वहाँ से भगा नहीं दिया जाएगा कि आपने अगर हिंदी में बोल दिया। अगर आप बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो रहा है ना, या आपको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा सा नर्वस फील हो रहे हैं, वहीं पर रोकिए अपने आप को और हिंदी में बात करिए, बट कॉन्फिडेंट रहिए।
तो वो भी जायज़ है। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हिंदी में आंसर दे दिया है, ठीक है। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा, ऑब्वियस है, आप जहाँ तक कोशिश दे सकते हैं कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही बात करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ, उतनी अच्छी नहीं बोल सकता हूँ, कुछ कुछ सेंटेंस है जो मैं रट के चला गया हूँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो रट के आंसर दोगे तो वो पकड़ लेगा कि रट के आया है। उससे बेटर है हिंदी में बात कर दो, क्लियर बोल दो, लगना चाहिए कि हाँ कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो खुद समझ जाएंगे इंटरव्यूअर कि चलो एटलीस्ट बोला तो सही, रटा हुआ तो नहीं बोला। तो ये सब सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पर और इन सारी चीज़ों पर बहुत फ़र्क डालती हैं, और ये सब वहाँ पर दिख जाता है इंटरव्यूअर को, ठीक है। बनावटी आप बन के आ रहे हैं या दिखा रहे हैं या रट के जा रहे हैं या क्वेश्चन आंसर घुमा फिरा के उल्टे सीधे आंसर दे रहे हैं, गलत सलत उनको चीज़ों में घुमा रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। नहीं आता क्लियर बोलो नहीं आता है, लेकिन ये दिखाना कि नहीं आता तो था, पढ़ के तो आया था, बट अभी नहीं याद आ रहा, बहुत सब कुछ पूरा पढ़ा था, रात भर पढ़ा था, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो है क्लियर टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, क्लियर टू द पॉइंट उनसे बात करिए, दैट्स इट, ठीक है। और कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब फाइनल मैच खेलना बाकी है, अब बॉल आपके हाथ में है। कोशिश करिए, अच्छा इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, मस्त रहिए, एकदम चिल रहिए और रिलैक्स रहिए। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू में नहीं हुआ नहीं हुआ, छोड़ो, गोली मारो यार, दूसरा कुछ और कर लेंगे। तो इस तरह से जाओ, अपना सब होगा, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरह की कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।